हेलो एंड नमस्कार आदाब। मैं हूं शैलेश अलंकार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेगमेंट में। बात करेंगे संविधान से जुड़े हुए कुछ 15 क्वेश्चन के बारे में। उन क्वेश्चनों पे डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ उनके जितने ऑप्शंस हैं उन पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो मतलब ये कि ये जो सेगमेंट होने वाला है वो 15 चौके 60 कुछ 60 क्वेश्चन के आसपास समझिए डिस्कशन होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स हैज अमेंडेड टिल डेट इन द प्रियम्बल, यानी प्रियम्बल में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। आपके ऑप्शन है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा है 3 बार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर संशोधन की बात करें प्रियम्बल में तो अब तक सिर्फ 1 बार ही हुआ है संशोधन। वो कब हुआ है? ये संशोधन है ये 42वां संविधान संशोधन। 42वां जो संविधान संशोधन है कब हुआ था? 1976 में। और अगर देखा जाए 1976 का जो संविधान संशोधन हुआ था, इस समय बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अनुच्छेदों, बहुत सारे भागों में कह सकते हैं संशोधन हुआ। इसीलिए इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। किसको कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन को। कब हुआ था? यानी कह सकते हैं कि 1976 में हुआ था। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भारत के जो संविधान का प्रियम्बल है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है अब तक, तो उसमें सिर्फ 1 बार हुआ है और वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें संशोधन करके 3 शब्दों को जोड़ा गया। पहला था समाजवाद। क्या था? समाजवाद। दूसरा था समाजवादी मतलब समाजवाद। दूसरा था अखंडता, अखंडता। और वहीं अगर बात करें तीसरा जो है वो है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। आप देखेंगे ये जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में जोड़ा गया था। ठीक है, कौन? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो पहले पैराग्राफ में जोड़ा गया था। और जो कह सकते हैं कि अखंडता है, अखंडता शब्द है वो 6वें पैराग्राफ में जोड़ा गया था। ठीक है, पैराग्राफ में जोड़ा गया था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान, चलिए कोई बात, भारतीय संविधान अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित कब किया गया? तो आपके जो ऑप्शन है वो है 26 जुलाई 1950, माफ करें 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1946 और तीसरा है 26 नवंबर 1949 और चौथा है 26 जनवरी 1930। वही सेम टू सेम इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है व्हेन डिड हेयर बाय अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान को कब अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका है 26 नवंबर 1949। इस दिन कह सकते हैं कि संविधान दिवस भी मनाया जाता है, इसीलिए 26 नवंबर को क्या किया जाता है? संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन कह सकते हैं कि संविधान का कह सकते हैं कुछ भाग आंशिक रूप से लागू किया गया था और पूर्ण रूप से कह सकते हैं 26 जनवरी, पूर्ण रूप से क्या कह सकते हैं कि जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1950, इस दिन पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही बात करें 22 जुलाई 1946 को, तो ये जो है झंडा अपनाया गया हमारे देश का। और कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को तो देश का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को कह सकते हैं देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और 26 जनवरी 1930 को कह सकते हैं कि स्वाधीनता
खुद को स्वाधीनता घोषित किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। सिंधु कह सकते हैं रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना भारतीय झंडा फहराया और खुद को स्वाधीन घोषित मान लिया। ठीक है, और ऐसा कहा गया कि जब भी हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद होगा तो वो 26 जनवरी का ही दिन रखा जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है दल बदल कानून संबंधित अनुसूची कौन सी है? Whose schedule is related defection act, यानी कि दल बदल कानून या दल बदल अधिनियम का जो अनुसूची है वो कौन सा अनुसूची है? तो आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 12वीं अनुसूची, अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। दूसरा है 9वीं अनुसूची, तीसरा है 10वीं अनुसूची और चौथा है 7वीं अनुसूची। तो इससे आप ये चीज़ लिखेंगे, दल में द आता है, द को हिंदी में अगर 10 लिखना है तो द से शुरू करेंगे। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, 10वां मान लेंगे। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून संबंधित बातें कही गई हैं 10वीं अनुसूची में। ठीक है, अब अगर ये देखा जाए तो ये जो बातें हैं, दल बदल का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं अपनी पार्टी को, मतलब अपनी पार्टी को चीट नहीं कर सकता है, यानी धोखा नहीं दे सकता है। अगर आपको किसी दूसरे पार्टी में जाना है, आप कांग्रेस से बीजेपी में जाना चाहते हैं, बीजेपी से कांग्रेस में आना चाहते हैं, या कोई भी पार्टी से किसी अन्य पार्टी में जाना चाहते हैं, तो आपको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर आपने अपने पार्टी में रहते हुए दूसरे पार्टी का साथ दिया तो ऐसा कह सकते हैं कि आपके ऊपर दल बदल कानून का उल्लंघन माना जाएगा और आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। आपकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी, फिर वो चाहे सांसद हो या विधायक हो या कोई भी सदस्य। कहने का मतलब ये। ठीक है, तो ये 10वां अनुसूची जो है दल बदल आधार, ये कब जुड़ा? ये 52वां कह सकते हैं, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985। ठीक है, इसमें ये नियम आया और जो भी जिस पार्टी का वो ईमानदारी से अपनी पार्टी का साथ दे, इस वजह से ये नियम आया कह सकते हैं। पहले जो भारतीय संविधान था उसमें टोटल कुल कितने अनुच्छेद थे? टोटल 8 ही अनुच्छेद थे जब देश में संविधान लागू हुआ। उसके बाद कह सकते हैं कि 9वां अनुसूची जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन करके 1951 में। 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया? ये कह सकते हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के जरिए। ठीक है, वही 10वां अनुसूची की बात करें तो 10वां जो अनुसूची है इसमें दल बदल की बातें कही गई हैं और ये जो है ये 52वां संविधान संशोधन अभी बताया 1985 के जरिए इसको जोड़ा गया। वही अगर बात करें 7वीं अनुसूची की तो 7वीं अनुसूची तो पहले से ही था और 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? 7वीं अनुसूची कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जैसे समवर्ती सूची कह सकते हैं कि और संघ सूची, इस प्रकार से राज्य सूचियों के बारे में यानी शक्तियों के बारे में विभाजन की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है किस अनुच्छेद को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? टू विच आर्टिकल अबाउट से सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई बी आर अम्बेडकर, यानी बी आर अम्बेडकर जी ने किस ऐसे अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो वो अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 32। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 क्या करता है? मौलिक अधिकार, जो आपके 7 मौलिक अधिकार है, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, उसमें अब तो 6 ही प्रकार के हैं। जो उसमें 6वां वाला था उसको हटा के आर्टिकल 300A में कह सकते हैं रख दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं इनका जो संरक्षण करता है वो अनुच्छेद 32 करता है। और अनुच्छेद 32 का संरक्षण करता है, इसीलिए बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है कि ये क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा है। जबकि वहीं बात करें पंडित ठाकुरदास भार्गव की, तो उन्होंने प्रियम्बल को, ठीक है, प्रियम्बल को पंडित ठाकुरदास भार्गव जो है वो प्रियम्बल को कहते हैं संविधान की आत्मा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब अगर ये बात की जाए
कि आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, समानता की बात की गई है, समानता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 32 क्या करता है, मौलिक अधिकार से संबंधित क्या है, जितने भी आपके अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन है तो आप कह सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये है मौलिक अधिकार के संरक्षण की बात करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है, मौलिक अधिकार के संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 50 का, तो 50 से आप ये समझेंगे कि 50-50, 50 से 50-50 जो न्यायपालिका और कार्यपालिका है वो स्वतंत्र रहेंगी पूर्ण रूप से, कोई किसी के कार्य में बाधा नहीं डालेगी, कहने का मतलब ये। और प्रस्तावना को क्या कौन कहा है, ठाकुर भार्गव दास जी ने कहा है कि प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा, जबकि बी आर अम्बेडकर किसको कहे हैं, आर्टिकल 32 को। ठीक है, क्लियर है। आगे फजल अली आयोग की स्थापना कब की गई। फजल अली आयोग क्या है, फजल अली आयोग का स्थापना इसलिए किया गया कि इन्हें ये काम जिम्मा सौंपा गया कि आप जाइए और ऐसे अवसर की तलाश कीजिए कि किन अवसर, किन आधारों पर, किन बातों पे देश में जो कह सकते हैं अलग अलग राज्य है उनका विभाजन किया जाए। आखिर किस प्रकार से जो इतना बड़ा देश है उनमें अपना सत्ता कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग कह सकते हैं लोगों के जिम्मे दिया जाए, और ताकि देश की जो व्यवस्था है वो बेहतर तरीके से चल पाए, यानी राज्यों की स्थापना की बात की गई। और वो राज्य किस आधार पे बने, इसीलिए उनको ये जिम्मा दिया गया। यानी बेसिकली ये जो राज्य है वो भाषाई तौर पे बनने वाले थे, लेकिन फजल अली आयोग की जो कह सकते हैं कि रिपोर्ट आई उसमें क्या कहा गया। देखिए फजल अली आयोग की जो स्थापना हुई वो 1953 में हुई। कब हुई, 1953 में। 1953 में फजल अली आयोग की गठन हुई। और लेकिन जो रिपोर्ट है वो कब आया, वो रिपोर्ट कब आया वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, कब आया वो रिपोर्ट 1900 कितने में आया। फजल अली आयोग की स्थापना तो 1953 में हुई, लेकिन रिपोर्ट कब आया, 1955 या 1956, ये बताएं। तो इसका रिपोर्ट जो आया 1956 में आया, 1955 में आया। लेकिन जो रिपोर्ट के आधार पर राज्यों की स्थापना हुई वो कितने में हुई, 1956 में। ठीक है, यानी 1953 में फजल अली आयोग की स्थापना होती है। किस लिए स्थापना होती है, राज्य पुनर्गठन आयोग कह सकते हैं। इस आयोग का नाम, फजल अली आयोग का नाम राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यानी इसकी स्थापना होती है 1953 में, और इसके जो अध्यक्ष हैं फजल अली साहब बनाए जाते हैं, और इसके 2 अन्य सदस्य भी बनाए जाते हैं, हृदयनाथ कुंजनू और के.एम. पडिक्कर। ये बनाए जाते हैं ताकि देश में कह सकते हैं भाषाई तौर पे या फिर अन्य तौर पे कह सकते हैं राज्य की स्थापना हो, अलग अलग राज्य की स्थापना हो। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि राज्यों की जो स्थापना है वो कह सकते हैं कि भाषाई तौर पे ना हो, बल्कि किस तौर पे हो, किसके तौर पे हो, कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल के तौर पे हो, यानी नदियों के माध्यम से हो सकता है, पहाड़ों के माध्यम से हो सकता है, इस प्रकार से हो। बल्कि ये ना हो कि हम भाषा के तौर पे इसकी स्थापना करें। और इसमें यह भी कहा गया कि इसमें 14 जो है वो राज्य, इसमें ये कहा गया, एक मिनट कहा गया ये, इसमें ये कहा गया कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 14 जो है, एक मिनट, 14 राज्य की बात करें, 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाती है, यानी यूटी की बात करते हैं, यूटी की बात। ठीक है, तो ये जब इस रिपोर्ट में ये सारी चीजें की। अच्छा, एक चीज और आप देखेंगे, जब आप कहेंगे कि जब भाषा के आधार पे या फिर बाकी चीजों के आधार पे राज्यों की विभाजन हुई, या फिर तो फिर ये जो आंध्र प्रदेश है वो क्यों सबसे पहले 1953 में ही क्यों इसकी स्थापना हो गई। तो एक बात आप ये जान लीजिए कि फजल अली आयोग के पहले भी कई ऐसे आयोग बने हुए थे जो ये तलाश कर रहे थे कि किस आधार पे देश में जो अलग अलग राज्य है उनकी स्थापना की जाए। तो उनसे नेहरू साहब कह सकते हैं या फिर बाकी लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने फजल अली आयोग की गठन किया, तो उनके आधार पे ये चीज़ें हों। और 1953 में ही कह सकते हैं
कि जो एक व्यक्ति थे, कह सकते हैं पोटी श्री रमालू ऐसे नाम था उनका, और वो 56 दिन के अनशन में बैठे थे 1953 में। 56 दिन के अनशन पे बैठे हुए थे 1953 में, और इस भूख हड़ताल के चक्कर में उनकी जान चली गई और देश की माहौल बिगड़े ना, तो आनंद फानन में नेहरू साहब को इस बात की घोषणा की गई कि जो आंध्र प्रदेश है वो तेलुगु भाषी प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। लेकिन ये काम फजल अली आयोग अपना चलाते रहे कि हाँ भाई किस आधार पे भारत में अन्य राज्यों की स्थापना हो। तो अच्छा, आप एक चीज़ और देखेंगे कि पहले 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, वो किसी अन्य वीडियो में देखा जाएगा, अभी हो सकता है आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो कह सकते हैं कि स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1953 में, ठीक है। रिपोर्ट कब आया, 1955 में, लेकिन जो रिपोर्ट के जरिए काम हुआ वो कब हुआ, 1956 में, ठीक। 1949 में क्या हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, 1948 की तो बात ही अलग, ठीक, क्लियर। आगे तो चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस वर्ष संशोधित करके अनुच्छेद 300A में हस्तांतरित कर दिया गया? Which year amendment and replace to Article 300A of right to property? यानी प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है, वो संशोधन करके किस वर्ष कह सकते हैं कि यहाँ से हटा दिया गया, यानी मौलिक अधिकार में से उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा है, वो है 44वां संविधान संशोधन करके 1978 ईस्वी में, ठीक है। तो पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार के रूप में आता था, लेकिन देश में निर्माण, जैसे रेलवे का काम हो गया, हाईवे बनाना हो गया और बाकी चीज़ें हो गई, तो उस समय क्या होता था ना कि लोग तो ये कह देते थे कि संपत्ति का अधिकार तो हमारा मौलिक अधिकार है, ऐसे बिना पूछे हमसे, बिना कह सकते हैं कि जब तक हमारा मन नहीं होगा तब तक हम अपनी संपत्ति नहीं देंगे, ऐसा कुछ चीज़ें। तो ये नियम लाना पड़ा 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में कह सकते हैं ये चीज़ें हुई, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में कह सकते हैं सिक्किम को जोड़ा गया है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को, ठीक है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1975 में। उससे पहले क्या था, सह राज्य का दर्जा 1974 में था, 35वां संविधान के जरिए, ठीक, क्लियर। 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा किसके मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में हुई थी? आफ्टर होम डेथ एस्टेब्लिश आंध्रा स्टेट इन ईयर 1953। यानी वही मैंने पहले ही बताया कि जो भाषाई तौर पे बात चल रही थी, वो फजल अली आयोग ने कहा 1955 में कि नहीं, भाषाई तौर पे भारत की स्थापना, जो राज्य है उनकी स्थापना ना हो, बल्कि 2 प्रकार के राज्य हो, एक राज्य हो और एक तो है कोई केंद्र शासित प्रदेश हो। पहले जो है 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, लेकिन बाद में जाके कह सकते हैं अलग अलग हो जाता है। और वो क्या हो जाता है, वो फजल अली आयोग तो देती है कि भाई इतना इतना राज्य बने, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो कितना कितना राज्य और कितना स्टेट बना देते हैं। वो बेसिकली बना देते हैं 16 कह सकते हैं कि राज्यों की स्थापना करते हैं, और 4 वहीं पर कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कर देते हैं। ऐसा फजल अली आयोग तो कहती है 14-16 का, लेकिन सरकार, नेहरू सरकार कहती है कि नहीं, 16 और 4 की बात करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन में कहा गया है कि किसकी मृत्यु के पश्चात, यानी आखिर किसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद आंध्र प्रदेश का, तो किसके बाद, पोट्टी श्री रामालू, इस प्रकार से पोट्टी श्री रामालू यही आंसर में बैठे थे 56 दिन के आंसर में। उसके बाद इनकी कह सकते हैं कि भूख की वजह से मृत्यु हो गई, क्लियर। चले, हाँ, पट्टाभी सीतारमैया जो है
वो जेवीपी यानी पी जो शब्द है वो पट्टाभी सीतारमैया, ये एक आयोग बना था जो कह सकते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन पर काम कर रही थी और उसके वो कह सकते हैं एक सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऐसे कहे कि प्रारूप किसने बनाया, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने बनाया, तो उसका अलग उत्तर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान का प्रारूप है वो BN राव ने बनाया। कौन बनाया? वेनिगल नरसिम्हा राव ने। लेकिन अगर बात करें प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति क्यों बनाया गया? इस प्रारूप को जांच करने के लिए कि प्रारूप में क्या कमी है या फिर क्या सही हो सकता है, क्या संशोधन हो सकता है, इन सारी चीजों पे कह सकते हैं जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। और ये 7 सदस्य कह सकते हैं कि समिति थी, जिसमें 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, अब आप देखेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। ठीक है, क्लियर है। और BN राव आपको अगर मिले तो BN राव क्या है? ये प्रारूप इन्होंने बनाया, ऐसा नहीं कि ये अध्यक्ष थे। ठीक है, उन्होंने उसको बनाया, ये कह सकते हैं। आगे चलेंगे। 9वां है, केरला संविधान सभा में कुल कितने बैठकें हुई, यानी हाउ मेनी मीटिंग्स वाज डन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने कह सकते हैं कि बैठकें हुए संविधान बनाने के लिए, तो आप कहेंगे कुल 166 बैठकें हुई। वैसे किसी किसी किताब में 165 मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है? 166 है। ठीक है, 104 दिन बैठक चला। 104 दिन कहने का मतलब ये है कि 104 दिन के अंदर 166 दिन, इस कभी 2 दिन का बैठक, कभी 3 दिन का, इस प्रकार से चीजें। लेकिन सेशन जो चला वो सेशन कितना था? सेशन था 12 सेशन, यानी 12 सीजन था। ऐसे कह सकते हैं कि इस सीजन में इतने बैठके, इस सीजन में इतने, यानी कुल 12 सेशन हुए। कोई कोई कहता है कि संविधान सभा में कुल 12 बैठके हुए, नहीं, किसी किसी किताब में ऐसा मिल जाता है, वो गंदे किताबें कुछ भी छाप देते हैं। तो 12 जो बैठकें हैं वो बैठक नहीं, वो सेशन है। आप खुद सोचिए कि जब हमारे भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, तो क्या इतने लंबे समय, लगभग 3 साल में से 12 बैठक होंगी? ऐसा नहीं। बैठकों की जो संख्या है वो 166 है। ठीक है, और बाकी कह सकते हैं कि हाँ छुट्टियां लिया हुआ करते होंगे या फिर कुछ और बातों पे डिस्कशन करने के लिए पहले उस पर वाद विवाद होता होगा, फिर उसके बाद उस पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित किया जा रहा होगा। ठीक है, तो इस बात को, यानी 12 सेशन हुए। उस 12 सेशन में भी किसी किसी को कंफ्यूजन की 11 सेशन हुआ, लेकिन 12 सेशन माना जाता है। ठीक है, आगे देखें। संविधान सभा में पहली महिला दलित सदस्य कौन थी? यानी कह रहा हु वाज फर्स्ट शेड्यूल कास्ट वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले दलित महिला सदस्य कौन थी, इसके बारे में पूछ रहा है। आपको अगर बताते चले तो इसका जो सही उत्तर होगा दक्षानी वेलादून। ये जो थी ये प्रथम दलित महिला थी। और वहीं अगर बात करें तो प्रथम मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। ठीक है, वही विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो ये क्या थी? ये नेहरू साहब की बहन थी, और ये भी क्या थी? संविधान सभा में एक सदस्य के रूप में काम करती थी। आगे चलेंगे। हाँ, और वो ये जो है एनी त्रिवल्लुवर है ना, ये केरल सीट से ये आई हुई थी, ये कह सकते हैं दक्षिणी भारत की एक प्रतिनिधि थी। आगे देखिए। मौलिक कर्तव्य की धारणा किस देश से लिया गया है? आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य की बात की जाए, अच्छा मौलिक अधिकार की बात करें, यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो ये जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है, यूएसए। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, यूएसए। लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात की जा रहा है तो मौलिक कर्तव्य की बात रशिया से लिया गया है। ठीक है,
इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये कब लिया, इसको देखेंगे कि जो मूल हमारा संविधान था उसमें नहीं था। जो मेन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान मेन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें ये मौलिक कर्तव्य की बात नहीं थी। ये कब जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे कब जोड़ा गया, इसको आप बताएंगे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे कब ये जोड़ा गया, इस बात को आपको बताना है कि 4A या 4 का कब जोड़ा गया, तो आपको ये बताना है। अच्छा, ये जोड़ा गया किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 51 में जोड़ा गया, लेकिन कब जोड़ा गया ये आपको बताना है। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसकी सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति, ठीक। आगे NRI का पूर्ण नाम क्या होता है, यानी व्हाट इज फुल नेम ऑफ NRI? NRI मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी अनिवासी भारतीय। वैसे तो सब कह सकते हैं NRI का पूर्ण नाम सही लग रहा है, पर जो एक्चुअल है वो नॉन रेजिडेंट इंडियन ही है, यानी अप्रवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ये जो शब्द लिखे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये वैसे ही लिखा हुआ है, आगे देखेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितने संशोधन हुए हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, पहले नागरिकता से संबंधित कोई एक बार चीजें फिक्स कर दी गई कि इसी प्रकार से आपको संविधान में अधिकार, आप इसी प्रकार से आपको नागरिकता मिलेगी। लेकिन उसको आगे जाके कुछ संशोधन किया गया कि नहीं, समय समय पे अगर नागरिकता देने और छीनने में कोई कह सकते हैं कि नियम बनाने होंगे, तो उसको कुछ अनुच्छेद में लिखेंगे या उसके लिए कुछ नियम कायदा बनना चाहिए। तो उसके लिए एक विधेयक आता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। इसमें ये कहा गया कि किस प्रकार से संविधान में जो है बदलाव करके अलग अलग कह सकते हैं समय पे अलग अलग समय की डिमांड होती है, उसी के आधार पे जो कह सकते हैं नागरिकता देने और छीनने की बात है वो उल्लिखित है। तो ये जो है एक संशोधन तो ये है, लेकिन इसके भीतर कितने संशोधन हुए हैं ये कह रहा है, यानी टिल डेट हाउ मेनी अमेंडमेंट इन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो कितने संशोधन हुए हैं कह सकते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत, तो इसको आपको बताना है कितने हुए हैं। इसमें दिया गया 5 बार, 6 बार, 7 बार और 4 बार। तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक चीज और आप देखेंगे, इसमें अगर आप इसको भी ले लेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 तो 7 हो जाएगा, लेकिन इसके भीतर चीजें हैं, इसी वजह से इसको 6 बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 6 बार कहा जाता है, यानी 6 बार संशोधन इसके अंदर हुए। कब कब हुए हैं? 1986 में, ठीक है। इतने में तो नियम बना, फिर 1986 में संशोधन हुआ, 1992 में हुआ, ठीक है। फिर वो 2003 में हुआ। कितने में हुआ? 2003 में। फिर 2005 में हुआ, फिर 2015 में हुआ, 2015 में हुआ, फिर 2019 में हुआ। इस प्रकार की चीजें हुई, ठीक है। 2019 में मतलब यही कि कुछ ऐसे अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के हो, ये 3 देश से कुछ ऐसे अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग हैं जो भारत में आ गए हैं गैर तरीके से, इलीगल तरीके से 2014 से पहले। तो उनको ये नागरिकता, भारतीय नागरिकता दिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसी पे बवाल भी हुआ। इस प्रकार की चीजें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देश का संविधान लागू होते समय संविधान में कुल कितने प्रकार के राज्य थे? अभी पीछे ही बात हो रहा था इसके बारे में, यानी एडॉप्टिंग टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी टाइम्स वाज स्टेट, यानी जब देश में संविधान को अपनाया गया तो उस समय देश में जो राज्य थे, या देश में कह सकते हैं कि हाँ राज्य थे, वो कितने प्रकार के थे। तो आपको बता दें कि वो 4 प्रकार के थे। कौन कौन से वो 4 प्रकार के थे उसको मैं आपको बताना चाहूँगा।
पहला तो थे राज्य, यानी स्टेट की बात करता है, स्टेट की बात करता है। और ये जो स्टेट है ये भाग कितने में है, ये भाग कितने में है, आप बताएंगे इसको। ये जो राज्य है या कह सकते हैं स्टेट है, वो भाग कितने में है, भाग 4 में या भाग 5 में या कितने में, आप ये बताएं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंट करें। भाग कितने में है, भाग 6 में है, ठीक, 5 में नहीं। फिर भाग 7 आया, जो कह सकते हैं विशेष स्पेशल स्टेट की बात करता है। जैसे कह सकते हैं कि स्पेशल स्टेट की बात करता है, जैसे कह सकते हैं कि किसकी बात करें हम लोग, स्पेशल स्टेट थे, बाद में उसको मिला लिया गया। जैसे हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गई, और जम्मू कश्मीर हो गया, इस प्रकार की चीज़ें हो गई। तो ये जो स्टेट थे ये इसके भीतर आते थे। बाद में इन्हें कह सकते हैं 1957 में वो डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। तो ये भाग 7 में थे, स्पेशल जो स्टेट थे इनको हटा दिया गया। वहीं अगर बात करें भाग मतलब जो तीसरा प्रकार का था वो यूटी था। क्या था, यूटी, यूनियन टेरिटरी। ये किस में है, ये भाग 8 में है। वहीं अगर बात करें भाग 9 में अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार था भाग 9 में। तो भाग 9 को जो उठा के उसको भी U2 में शामिल कर दिया गया। तो भाग 9 खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, आप देखेंगे अभी जो खाली पड़ा हुआ है भाग 7 जो है वो अभी भी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन भाग जो 9 है अब इसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका चीज़ें आ गई हैं। तो अंडमान भी पहले 9 का हिस्सा था, वो बाद में संशोधन करके भाग 8 में यूटी में आ गया, केंद्र शासित प्रदेश में आ गया, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रपति के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यानी राष्ट्रपति विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अबाउट द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, यानी पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब अबाउट प्रेसिडेंट पोस्ट, है ना। कह रहा भाग 4 किसको दर्शाता है कि इसमें राष्ट्रपति पद का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है भाग 4 में। क्या ये सही बात है, भाग 4 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो भाग 4 में डीपीएसपी का बात किया गया है, न कि डीपीएसपी का बात किया गया है, न कि किसकी बात की गई है, राष्ट्रपति की बात। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, बिल्कुल बुला सकता है। इंग्लिश में देखो कह रहा है कि प्रेसिडेंट कैन कॉल जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन आपसे पूछा है कौन सा असत्य है, तो पहला सत्य हो गया। आगे भी देख लेते हैं, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अनुसार, यानी कि जॉइंट सेशन आर्टिकल 108, यानी 108 के जरिए संयुक्त बैठक की आगाज होती है। हाँ, ये भी सही बात है, ठीक है। कह रहा है अशिक्षित व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ऐसा तो कुछ नहीं है, यानी अशिक्षित व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है, यानी ये भी गलत है, यानी 2 गलत है 2 सही है। यानी कहने का मतलब है यहाँ अगर ये 5 भाग होता तो मान लेते कि हाँ वो सही होता, लेकिन ये अशिक्षित तो ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए कह सकते हैं कि 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, दिवाली और पागल ना हो, इस प्रकार की चीज़ें होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था कुछ कह सकते हैं आपके पास क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसको शेयर करें, लाइक करें, और जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नमस्कार।